ये कंट्रोल स्ट्रक्चर से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट वीडियो है, जिसमें हम बात करेंगे कुछ एग्जाम्पल के बारे में। जैसे पहला एग्जाम्पल क्या है? पहला एग्जाम्पल है कि नंबर को रिवर्स करने का प्रोग्राम लिखना है। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? दूसरा एग्जाम्पल है जो नंबर है वो पैलिंड्रोम है कि नहीं, उसको चेक करने का प्रोग्राम लिखना है। तीसरा नंबर क्या है? तीसरा नंबर है फैक्टोरियल निकालने का प्रोग्राम लिखना है। ये 3 प्रोग्राम के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला प्रोग्राम क्या है कि हमें क्या करना है। सबसे पहला प्रोग्राम है कि नंबर को रिवर्स करने का प्रोग्राम लिखना है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, अगर हम नंबर की बात करें, जैसे हमारे पास क्या लिखा है, कोई नंबर लिखा है, मान लीजिए वो नंबर क्या है कि 4 5 6 है। अगर हम इसको रिवर्स करने कह रहे हैं तो मतलब आउटपुट पे अगर हम नंबर 4 5 6 दे रहे हैं तो आउटपुट पे रिवर्स होके 6 5 4 आ जाए। तो ये क्या है कि इस तरीके से रिवर्स करने का हमें प्रोग्राम लिखना है। तो देखिए आप यहाँ कि जो 4 है वो किस किस स्थान पे है, वो सैकड़े के स्थान पे, 100 के स्थान पे है। उसका मतलब पोजिशनल वैल्यू 100 है। जो 5 है इसकी पोजिशनल वैल्यू 10 है, मतलब दहाई के स्थान पे है। जो 6 है ओरिजिनल नंबर में, उसकी वो पोजिशनल वैल्यू कहाँ है, यूनिट है, इकाई के स्थान पे है। तो अब ये सब चेंज होके कहाँ आ जाए, जो यूनिट वाला है वो 100 वाले पे आ जाए, जो मतलब टेंस वाला है टेंस वाले पे है, और जो 100 वाले पे है वो यूनिट वाले पे आ जाए। अगर मान लो हमारे पास 4 नंबर का अंक होता, मान लीजिए इस तरीके से 6 अंक का हो गया, तो इसको अगर हम रिवर्स करें तो आंसर हमारा 6 6 5 4 5 6 कुछ इस टाइप से आंसर आना चाहिए। तो ये कैसे मतलब रिवर्स हो रहा है, इसके लिए हम प्रोग्राम देखने वाले हैं। जैसा कि प्रोग्राम हमारे साइड में दिख रहा होगा, ये पूरा प्रोग्राम क्या है कि रिवर्स करने का प्रोग्राम है। तो चलिए इस प्रोग्राम को अब समझते हैं। तो जैसा कि पहला लाइन आपको पता ही होगा, इंक्लूड stereo.h किसके लिए लगा है? ये एक हेडर फाइल है, ये printf और scanf फंक्शन के लिए लगाया गया है। नेक्स्ट जो लाइन है वो मेरा मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन क्या है कि जब भी कंपाइलर हमारा सी प्रोग्राम रन होगा तो सबसे पहले कंपाइलर हमारे मेन फंक्शन को सर्च करेगा, तो यहाँ से एग्जीक्यूट होना स्टार्ट करेगा। इसके बाद क्या है, मेन फंक्शन के अंदर इंटीजर डेटा टाइप के कुछ वेरिएबल है, जैसे n हुआ, रिवर्स हुआ और रिमाइंडर हुआ, 3 वेरिएबल हैं। तो अगर हम कंपाइलर के रिस्पेक्ट में बात करें कि ये एग्जीक्यूट होने के समय मेमोरी में कुछ स्थान एक्यूपाई करेगा। मान लीजिए ये n के लिए है, ये रिवर्स के लिए है और ये रिमाइंडर के लिए है। हम नाम शो कर दे रहे हैं, ये n के लिए, ये रिवर्स के लिए और ये रिमाइंडर के लिए। रिमाइंडर कहाँ चला गया, रिमाइंडर के लिए। जैसा कि पता है कि रिवर्स में हमने 0 इनिशलाइज किया है तो उसके स्थान पे 0 भी आ जाएगा, इतना पता चल गया। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद मान लीजिए हम इसको मिटा दे रहे हैं जो पहले समझाए थे, क्योंकि हमें आउटपुट लिखना है इसी में। इसके बाद जो हमारा फंक्शन है प्रिंटफ फंक्शन के द्वारा क्या हमारे आउटपुट स्क्रीन पे दिखेगा, जो उसमें स्ट्रिंग लिखी होगी, जो भी कुछ लिखा होगा वो हमारे आउटपुट स्क्रीन पे दिखेगा। क्या लिखा गया है, इंटर एन इंटीजर। तो क्या दिखेगा, इंटर एन इंटीजर।
इंटीजर, इसके बाद ये है। इसके बाद क्या दिखेगा, उसके बाद क्या करेंगे हम, कीबोर्ड से कोई नंबर इंटर करके कोई नंबर दबा के इंटर करेंगे, इंटर वाला बटन प्रेस करेंगे। मान लीजिए हम नंबर 450 या 456 या 4598 करके इंटर कर दिए। जो ये नंबर है वो कहाँ स्टोर होगा, यहाँ इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। तो ये जो नंबर हम इंटर कर दिए हैं वो कहाँ, एन वाले एड्रेस पे स्टोर होगा। मतलब यहाँ जो हमारे मेमोरी में एन का कोई लोकेशन होगा वहाँ 4598 स्टोर होगा। अब देखिए, अब क्या है कि एन नॉट इक्वल 0 है। ये क्या है, व्हाइल लूप है। व्हाइल लूप के अंदर कंडीशन क्या लिखा गया है, एन नॉट इक्वल 0, जो कि सही है क्योंकि एन की वैल्यू अभी 4598 है, तो एन की वैल्यू 0 नहीं है, तो कंडीशन सही है। कंडीशन सही है तो रिमाइंडर बराबर एन परसेंटाइल 10। एन परसेंटाइल 10 का मतलब जो एन की वैल्यू है 4589 भागा 10 करेंगे, जो रिमाइंडर बचेगा वो रिमाइंडर वाले वेरिएबल में आ जाएगा। तो यहाँ से रिमाइंडर कितना, 8 बचेगा। 8 वाले वेरिएबल में मतलब रिमाइंडर वाले वेरिएबल में 8 आ चुका है, 8 स्टोर हो चुका है। फिर क्या है, रिवर्स इक्वल रिवर्स इंटू 10। रिवर्स में क्या है, रिवर्स में अभी 0 है, 0 इंटू 10 0 हो गया, प्लस रिमाइंडर क्या है 8। तो क्या हो गया है कि 8 आ चुका है रिवर्स में। अब क्या आ चुका है, 8 आ चुका है। जो अभी यहाँ 0 था इसको अब रिवर्स में क्या आ चुका है, 8 आ चुका है, रिवर्स में 8 आ चुका है। फिर n डिवाइड इक्वल 10, n डिवाइड इक्वल 10 का मतलब ये क्या है, ये हमने क्या लिखा है कि अर्थमेटिक ऑपरेटर लिखा है। इसका मतलब इस लाइन का मतलब कुछ इतना होगा, n इक्वल n भागे 10 भागा n भागे 10 कुछ इतना होगा। तो इससे अभी n में क्या है, अभी n में 4598 भागा 10 करेंगे तो जो हमारा जितने टाइम जाएगा, मतलब रिमाइंडर छोड़ने के बाद जितनी बार वैल्यू जाएगी उतना आंसर होगा। तो n में वो स्टोर हो जाएगा। तो n में अब क्या स्टोर हो जाएगा, 459, 8 नहीं होगा, 8 क्योंकि रिमाइंडर में आ चुका है। तो अब n की वैल्यू कितना, सिर्फ कितना हो गई है, ये हमारे पास 8 नहीं रहेगा, सिर्फ इतना ही स्टोर होगा, 459। आई होप समझ में आ रहा होगा जैसा कंपाइलर एग्जीक्यूट कर रहा है। उसके बाद क्या है, यहाँ लूप की बॉडी क्लोज हो रहा है। लूप की बॉडी क्लोज होने के मतलब क्या है कि n की वैल्यू अब क्या होगी, n की वैल्यू हमारी आ चुकी है नया। अब जाके फिर कंडीशन चेक करेगा, यहाँ n की वैल्यू नई आ चुकी है, फिर जाके कंडीशन चेक करेगा। अगर कंडीशन चेक कर रहा है तो कंडीशन ट्रू हो रहा है। कंडीशन ट्रू होने के बाद रिमाइंडर में अब कितना आएगा, 9 आएगा, रिमाइंडर में 9 आ जाएगा। फिर रिवर्स में कितना आ जाएगा, रिवर्स में आ जाएगा 8 इंटू 10 प्लस 9 मतलब 89 आ जाएगा, जो कि रिवर्स में स्टोर हो जाएगा। फिर क्या होगा, यहाँ से 459 अपान 10 करेंगे तो कितना आएगा, 45 आएगा। अब n की वैल्यू नई आ चुकी है, फिर रिपीट होगा, कंडीशन चेक करेगा। अब n में कितना है, 45 है, तो रिमाइंडर में कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यहाँ पहले से रिवर्स में 89 था तो कितना होगा, 890 हो गया प्लस 5 तो 895 हो गया। फिर यहाँ 45 है, 45 में कितना हो गया, 4 हो गया n की वैल्यू।
तो इस हिसाब से पूरा हमारा जो नंबर रिवर्स होने के बाद रिवर्स में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? जब ये लूप एकदम एग्जीक्यूट होगा तो 954 आ जाएगा, 8954 आ जाएगा रिवर्स में। तो अब हम उस वैल्यू को प्रिंट करवा लेंगे। प्रिंट रिवर्स नंबर इक्वल %d, कहाँ से? रिवर्स वाले वेरिएबल से। तो रिवर्स वाले वेरिएबल में क्या आ चुका है? 8954। आई होप पूरा समझ में आ गया होगा कि जो हमारे हम इंटर किए थे 4598 उसको किस हिसाब से प्रिंट करवाना है? 8954, मतलब नंबर रिवर्स करके प्रिंट करवाना है। तो पूरी लॉजिक क्या हुई कि सबसे पहले हम रिमाइंडर निकालेंगे, रिमाइंडर निकालने के बाद उसको पहले किसी एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे जो रिवर्स वेरिएबल है। फिर अगला क्या है? अगला रिमाइंडर आएगा तो उसको उस रिवर्स वेरिएबल में उस रिमाइंडर जो पहले वाला था उसमें 10 से मल्टीप्लाई करके उसको भी ऐड करवा लेंगे, उसको भी स्टोर करवा लेंगे। फिर ये लूप तब तक होता रहेगा जब तक कि n की वैल्यू 0 नहीं आ जाएगी। n की वैल्यू जब 0 आ गई तो रिवर्स वाले में पूरा नंबर रिवर्स होके आ गया होगा, उसको हम क्या करेंगे? प्रिंट करवा लेंगे। तो आई होप पूरा समझ में आ गया होगा रिवर्स नंबर को रिवर्स करने का पूरा प्रोग्राम। किसके द्वारा? व्हाइल लूप के द्वारा हम किए हैं। चाहे तो आप किसके द्वारा कर सकते हैं? फॉर लूप के द्वारा कर सकते हैं। तो आई होप पूरा समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट प्रोग्राम है कि नंबर को पैलिंड्रोम चेक करने का प्रोग्राम। किसी नंबर को पैलिंड्रोम है कि नहीं है उसको चेक करने का प्रोग्राम। पैलिंड्रोम का मतलब क्या है कि अगर कोई नंबर है 1 2 3 जैसे हैं, इसको रिवर्स करने के बाद सेम नंबर आए तो पैलिंड्रोम है। जैसे 1 2 3 है, रिवर्स होने के बाद 3 2 1 आया तो पैलिंड्रोम नहीं है। अगर हमारे पास 1 2 3 2 1 है, इसको रिवर्स करने के बाद क्या आएगा? 1 2 3 2 1 आएगा। तो मतलब जो पहला नंबर था वही रिवर्स होने के बाद सेम नंबर आया तो ये नंबर क्या कहेंगे कि पैलिंड्रोम है, और ये वाला नंबर पैलिंड्रोम नहीं है। तो इस तरीके से कोई प्रोग्राम लिखना है कि नंबर चेक करने है कि पैलिंड्रोम है कि नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम सबसे पहले इसको रिवर्स करेंगे, सेम उसी लॉजिक से जो पिछले बार से हमने चेक किया था कि रिवर्स करने का प्रोग्राम कैसे निकालेंगे। तो इसके द्वारा हम क्या करेंगे? रिवर्स करेंगे। जो पहले ओरिजिनल नंबर है और रिवर्स नंबर है उसकी कंपेयर करेंगे। अगर दोनों सेम नंबर है, दोनों बराबर आया है, तो हम क्या कहेंगे कि नंबर पैलिंड्रोम है। अगर नहीं आया है तो हम क्या प्रिंट करवा देंगे? पैलिंड्रोम नहीं है। तो यहाँ तक ये प्रोग्राम तो सेम है कि सिर्फ रिवर्स होके किसी वेरिएबल में स्टोर हो रहा। किस वेरिएबल में? रिवर्स वाले वेरिएबल में स्टोर हो रहा। और जो ओरिजिनल वेरिएबल है, जो n वाली वेरिएबल है, वो कहाँ? एक ओरिजिनल वेरिएबल लेके हमने स्टोर करवा दिया है। अब हम चेक कर रहे हैं कि ओरिजिनल नंबर और रिवर्स नंबर अगर दोनों बराबर है, एग्जैक्ट इक्वल है, तो हम क्या करेंगे कि कहेंगे वो नंबर पैलिंड्रोम है। जो ओरिजिनल नंबर या रिवर्स नंबर को से हम प्रिंट करवा देंगे कि वो नंबर पैलिंड्रोम है। तो अगर ओरिजिनल नंबर और रिवर्स नंबर बराबर होगा तो हम ये प्रिंट करवा देंगे। अगर ये बराबर एग्जैक्ट बराबर नहीं हुआ तो हम एल्स वाले में कुछ लिखेंगे, प्रिंट करवाएंगे। क्या लिखें कि %d इज नॉट पैलिंड्रोम। %d का मतलब वो ओरिजिनल वेरिएबल से होके आ रहा है। ओरिजिनल वेरिएबल का मतलब जो नंबर हम पहले इनपुट दिए थे। तो मान लीजिए हमने 1 2 3 इज नॉट ए पैलिंड्रोम आएगा। अगर 1 2 3 2 1 अगर हम इंटर कर रहे हैं तो क्या आएगा? 1 2 3 2 1 इज ए पैलिंड्रोम। तो आई होप पूरा समझ में आ गया होगा। जो हमारा पिछला प्रोग्राम था उसमें थोड़ा सा मॉडिफाई किए हैं कि जो हम ये नंबर अब रिवर्स नंबर प्रिंट नहीं करवा रहे हैं, हम इसी रिवर्स नंबर को लेके क्या कर रहे हैं? चेक कर रहे हैं कि वो ओरिजिनल नंबर के बराबर है कि नहीं। अगर बराबर है तो पैलिंड्रोम प्रिंट करवाएंगे, अगर बराबर नहीं है तो पैलिंड्रोम नॉट ए पैलिंड्रोम प्रिंट करवाएंगे।
तो आई होप पूरा समझ में आ गया होगा ये दोनों प्रोग्राम। ये दोनों प्रोग्राम एक साथ इसीलिए हम एग्जाम्पल में लिए हैं क्योंकि हमें कुछ ज़्यादा लिखना ना पड़े, दोनों सिर्फ अंतर बताना पड़े कि रिवर्स के बाद हम पैलिंड्रोम कैसे निकालेंगे। रिवर्स तक अगर निकालना हम सीख गए तो अगला स्टेप क्या है, पैलिंड्रोम चेक करने का कि नंबर बराबर है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम जिसका नाम है फैक्टोरियल, किसी नंबर का फैक्टोरियल निकालने का प्रोग्राम। जैसा कि आप लोग पढ़ चुके होंगे फैक्टोरियल क्या होता है। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, जैसे हमें 5 का फैक्टोरियल निकालना है, 5 फैक्टोरियल निकालना है तो 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है कि 5 इंटू 4, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब तब तक गुणा होता रहेगा वो एक लेस होके जब तक उसकी वैल्यू 1 ना आ जाए। तो इसका अगर हम सॉल्व करें तो इसकी आंसर कितनी आएगी, इसकी आंसर आएगी 4 25 20 3 60 दूनी 120, 120। तो कुछ इस तरीके का प्रोग्राम हमें लिखना है। कोई भी नंबर हो, मान लीजिए अभी हम 5 का एग्जाम्पल लेके समझाए हैं। अगर मान लो हमारे पास 10 का कोई कहा दे कि 10 का फैक्टोरियल निकालो, तो 10 का फैक्टोरियल कितना आएगा, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, जो गुणा होने के बाद आएगा आंसर वही होगा। तो इस मतलब फैक्टोरियल का निकालने का प्रोग्राम देखते हैं जो कि ऑलरेडी हम यहाँ लिख चुके हैं, उसको अब समझते हैं। जो हमारा कंपाइलर है वो मेन फंक्शन को सर्च करेगा। मेन फंक्शन के अंदर क्या लिखा है, पहला लाइन क्या है, इंट एन आई, मतलब एक दो वेरिएबल है जिसका नाम है एन और आई, किस टाइप का, इंटीजर टाइप का है। तो मेमोरी में कुछ स्थान ऑक्युपाई करेंगे, वो कंपाइलर के ऊपर डिपेंड होगा, 2 बाइट होगा या 4 बाइट। तो मान लीजिए ये एन के लिए स्थान एक्युपाई होगा, ए आई के लिए स्थान एक्युपाई हो गया। फिर नेक्स्ट लाइन में इंट फैक्ट 1 लिखा है, तो मतलब एक वेरिएबल है जिसमें 1 वैल्यू इनिशियलाइज की गई है जिसका नाम क्या है, फैक्ट है। तो मान लीजिए ये एन है, ये आई है, ये आई है, इसको और ये आई हो गया, ये क्या है, मान लीजिए फैक्ट है, FACT फैक्ट। फैक्ट में वैल्यू क्या इनिशियलाइज है, अभी 1 इनिशियलाइज है, इतना हो चुका है। फिर अगला क्या है, प्रिंट एफ, इंटर एंड इंटीजर। तो जो हमारे आउटपुट में दिखेगा, मान लीजिए हम यहाँ लिख दे रहे हैं, क्या दिख रहेगा, इंटर एंड इंटीजर, इंटर एंड इंटीजर, इसके बाद सेमीकोलन। कोई नंबर मान लीजिए हमें 5 का फैक्टोरियल निकालना है, तो 5 यहाँ प्रेस करके इंटर का बटन दबाएंगे, तो इंटर का बटन दबाते ही कहाँ स्टोर हो जाएगा, एन वाले वेरिएबल में। एन वाले वेरिएबल में क्या आ चुका है, अब मान लीजिए 5 आ चुका है। इतना समझ में आया। उसके बाद क्या कर रहा है, उसके बाद अब एन को चेक कर रहा है कि वैल्यू लेस देन 0 नहीं है, क्योंकि लेस देन 0 का मतलब क्या होता है कि उसका फैक्टोरियल एग्जिस्ट नहीं होता है। तो अगर लेस देन 0 है नंबर, तो हम क्या प्रिंट करवाएंगे, एरर, फैक्टोरियल इज ए नेगेटिव। ये लेस देन 0 नहीं है क्योंकि एन की वैल्यू 5 है, लेस ग्रेटर देन 0 है, तो इफ वाला ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर एल्स वाले में आ जाएगा, एल्स वाला एग्जीक्यूट होगा। एल्स के अंदर फॉर लूप लगा है, फॉर लूप के अंदर क्या है, आई इक्वल 1, आई लेस देन आर इक्वल एन, आई प्लस प्लस आई है। तो आई की वैल्यू इनिशियलाइज हो गई 1। फिर कंडीशन चेक किया, 1 लेस देन आर इक्वल 5,
कंडीशन सही है, कंडीशन सही है तो लूप के बॉडी में इंटर करेगा। लूप की बॉडी क्या है, फैक्ट इक्वल फैक्ट इंटू आई है। फैक्ट में अभी 1 है तो फैक्ट इंटू आई का मतलब क्या हो गया, 1 हो गया। फैक्ट क्या हो गया, अब फैक्ट की वैल्यू अब क्या हो चुकी है, 1 हो चुकी है। 1 इंटू 1 1 हो चुकी है। फिर क्या होगा, लूप की यहाँ क्लोजिंग है, क्लोजिंग से पहले क्या होगा, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा। इंक्रीमेंट हुआ तो आई की वैल्यू 2 हो गई, तो 2 लेस देन 5 है, कंडीशन सही है। तो फैक्ट इंटू आई, अभी आई में 1 है और मतलब आई की वैल्यू 2 है और फैक्ट में 1 है, तो 2 इंटू आई 2 हो गया। 2 कहाँ स्टोर होगा, फैक्ट में स्टोर होगा। फिर इसी तरह से आई की वैल्यू 3 हो गई, 3 पे 2 इंटू 3 इंटू 2 हो गया, 6 हो गया, फैक्ट में स्टोर होगा। इसी प्रकार से 4 मल्टीप्लाई होगा तो 6 चौक 24 हो गया। फिर अगला होगा 24 इंटू 5 120 हो गया। तो आई की वैल्यू कहाँ तक हो गई, 5 तक हो गई। अब आई की वैल्यू 6 अगर बढ़ेगा तो आई की वैल्यू 6 बढ़ेगा तो यहाँ कंडीशन चेक करेगा 6 ग्रेटर देन और इक्वल 5, जो कि गलत होगा। गलत होगा तो यहाँ लूप की बॉडी के बाहर आएगा। लूप की बॉडी में क्या लिखा है, फैक्टोरियल ऑफ परसेंट डी, फैक्टोरियल ऑफ परसेंट डी इक्वल परसेंट डी। पहला परसेंट डी कहाँ से, यन से, और दूसरा परसेंट डी फैक्ट से आएगा। तो क्या उत्तर आएगा, फैक्टोरियल ऑफ 5 इक्वल 120, ये आउटपुट में दिखेगा। तो आई होप पूरा समझ में आ गया होगा कि फैक्टोरियल का प्रोग्राम कैसे लिखेंगे। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। तो वीडियो को समाप्त करने से पहले जो हमारा इस वीडियो का Q2B है उसको हम पूछ लेते हैं कि जो अगर इफ़ की बॉडी हम नहीं डिक्लेयर किए हैं तो इफ़ की बॉडी जो हमारा कंपाइलर है वो किस लाइन तक एग्जीक्यूट करेगा। मतलब इफ़ की बॉडी यहाँ से लेके कहाँ तक करेगा, एल्स तक करेगा कि फार तक करेगा कि सिर्फ ये एक लाइन करेगा। तो इस Q2B का आंसर आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में कीजिए। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।